नमस्कार, स्वागत है आपका। घड़ी में 9 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथन। देश और दुनिया की हर वो खबर जिसका सीधा सरोकार आपसे लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं। खबरें रफ्तार से होंगी और विस्तार से, लेकिन खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले हमेशा की तरह बुलेटिन की कुछ झलकियां आपको दिखा देते हैं। मध्य प्रदेश की बात होगी, जहां पर धार में मूसलाधार आफत है। पानी की लहरों में समा गया है दूध का टैंकर। मनाली लिए चलेंगे, जहां पर जल तांडव जारी है। मूसलाधार बारिश से सड़क पर समंदर जैसा मंजर है और बंद हो गया है सबसे ऊंचा हाईवे। भीषण गर्मी से यूरोप में त्राहिमाम है। दिखाएंगे आपको लंदन की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। और ठीक आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 बजे 100 शहर 100 खबर। और इस बीच बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। बुलेटिन की शुरुआत इसी के साथ करेंगे, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ के एक ताजा फरमान जारी किया गया है, जिन्होंने अपने मंत्रियों को जारी किया है। योगी ने दरअसल अपने मंत्रियों से यह कहा है कि वो अपने राज्य मंत्रियों से तालमेल रखें। योगी ने साथ ही मंत्रियों को हिदायत दी है कि वो अपने स्टाफ पर आंख मूंदकर भरोसा ना करें। ये फरमान ऐसे वक्त आया है जब कुछ मंत्रियों की नाराजगी की खबर आ रही थी। एक नाराज मंत्री का आरोप है कि अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते हैं। तो स्टाफ पर आंख मूंदकर भरोसा ना करें, राज्य मंत्रियों से तालमेल रखें कैबिनेट मंत्री। ये सभी दिशा निर्देश योगी आदित्यनाथ की ओर से अपने मंत्रियों को दिए गए हैं, क्योंकि साथ मिलकर काम करने से ही बेहतरी की ओर ये सरकार बढ़ सकेगी। इस तरह की तमाम हिदायतें योगी की तरफ से दी गई हैं। अभिषेक मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए। अभिषेक, देखिए, योगी आदित्यनाथ जाने जाते हैं इसी चीज के लिए। जिस तरीके से उन्होंने अपने मंत्रियों को सख्त हिदायत दी है, जाहिर तौर पर शिकायतों से तंग आ गए होंगे वो। देखिए, बिल्कुल नहीं। और लगातार जिस तरीके की शिकायतें मिल रही थी, जिस तरीके के धांधलियां दिख रही थी, ट्रांसफर्स को लेकर के अनियमितता दिखाई दे रही थी, नाराजगी की बातें आ रही थी, और इस बीच में सीधे इस ट्वीट के जरिए योगी आदित्यनाथ ने साफ किया है और कहा है कि समन्वय के साथ में मंत्रिपरिषद के मंत्री काम करें। इससे पहले हमने देखा भी था स्वास्थ्य विभाग के महकमे में जब तहलका मचा था, किस तरीके से अनियमितताएं ट्रांसफर्स में थी। कल जिस तरीके से खबरें चल रही थी कि पीडब्ल्यूडी विभाग में कई स्तर पर जो ट्रांसफर किए गए, जितिन प्रसाद की भूमिका पर सवाल खड़े किए गए। जितिन प्रसाद हालांकि आज दिल्ली पहुंच रहे हैं, तो वहीं एक और मंत्री दिनेश खटीक के इस्तीफे की बात सामने आ रही थी। हालांकि सरकार ने इसको पूरी तरीके से डिनाई किया है फिलहाल तौर पर, लेकिन उनकी नाराजगी लगातार चल रही है। बताया जा रहा है कि वो इस बात से नाराज है कि अधिकारी उनकी नहीं सुनते हैं, उनका समन्वय अपने कैबिनेट मंत्री के साथ में नहीं है। और पहले भी एक मामला हुआ था जहां पर थाने तक उन्हें जाना पड़ा था, लेकिन उनकी शिकायत जो है दूसरे पक्ष की लिख ली गई। ऐसे कई मामलों में कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी दिखी थी, लेकिन इस सीधे ट्वीट के जरिए मुख्यमंत्री ने बात साफ कर दी है। अब देखना होगा इसका कितना असर दिखेगा और कितनी जल्दी दिखेगा, क्योंकि डैमेज लगातार सरकार की छवि को हो रहा है। और जिस तरीके से एक एक करके चीजें सामने आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं मंत्रियों की साख का भी सवाल बनी है। लेकिन फिलहाल के तौर पर देखा जाए, चाहे जितिन प्रसाद का मामला हो या दिनेश खटीक, दोनों मामलों में कहीं ना कहीं संज्ञान में लेते हुए मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर बात कही है। जी, इसके अलावा अभिषेक, ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से ये फरमान आया है, जाहिर तौर पर कोई ऐसा मामला जो मुख्यमंत्री के संज्ञान में आया हो, जिसके तहत उन्होंने इतने सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि लगातार शिकायतें आ रही हैं, तालमेल नहीं बैठ रहा है, नाराजगी की खबरें हैं, इससे काम भी जाहिर तौर पर प्रभावित होता है। देखिए, बिल्कुल नहीं। और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ सरकार की जो दूसरी पारी है, इसमें जिस तरीके के मंत्रिमंडल का गठन किया गया और तबादलों के स्तर पे देखा जाए, अधिकारियों को जहां जरूरत थी वहां बदला गया, लेकिन उसके बाद भी जिस तरीके की शिकायतें आई, केवल एक ही महकमा नहीं है, स्वास्थ्य विभाग से बात शुरू हुई थी, जहां पर तबादलों में अनियमितता पाई गई, उस पर जांच बैठाई गई थी। उसके बाद पशुधन विकास जो विभाग है, वहां पर भी इस तरह की अनियमितता पाई गई। और अब पीडब्ल्यूडी विभाग, जो कि बहुत बड़ा विभाग है, और वहां पर अगर कैबिनेट मंत्री अपने अधिकारियों के साथ में समन्वय नहीं बना पा रहे हैं, और अगर उनकी जानकारी के बाहर उनके अधिकारी इस तरीके के तबादले कर रहे हैं, जिस पर बाद में ओएसडी को हटाया जाता है, कई अधिकारियों को हटाया जाता है, तो ये एक बड़ी जिम्मेदारी तय की जाएगी। इस बात को साफ कर दिया है। और दिनेश खटीक के भी मामले में अगर वो नाराज हैं, तो उन्हें मुख्यमंत्री से बात करनी चाहिए, क्योंकि कल की जो लोक भवन की बैठक थी, वहां पर दिनेश खटीक मौजूद नहीं थे, जितिन प्रसाद भी गुपचुप तरीके से आए चले गए। तो ये तमाम चीजें साफ तौर पर दिखाती हैं कि सरकार की दूसरी पारी में और अहम मंत्रालयों में जिस तरीके की चीजें चल रही है, मुख्यमंत्री ने उसका संज्ञान लिया
लिया है और सीधे तौर पर इस बात को सार्वजनिक तौर पर सामने रखा है कि इसकी पूरी तरीके से अब को इसको फॉलो करना चाहिए और मंत्रियों को सुनिश्चित करना चाहिए कि आपस में समन्वय से काम हो। और अधिकारियों को लेकर के लगातार शिकायतें आ रही हैं, उसको भी देखने की बात कही है। ठीक है, समन्वय की बात यहां पर योगी आदित्यनाथ कहते हुए, और इस बीच खबर यह भी है कि जितिन प्रसाद नाराज हैं, लेकिन उनकी नाराजगी खुलकर सामने नहीं आई है। यूपी के लोक निर्माण विभाग में बड़ी कार्रवाई के बाद मंत्री जितिन प्रसाद आज दिल्ली पहुंचेंगे। सूत्रों का यह मानना है कि आज गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में वो मुलाकात कर सकते हैं। जितिन प्रसाद तबादलों पर कार्रवाई और जांच को लेकर अमित शाह के सामने अपनी बात रख सकते हैं। तो आज दिल्ली आ रहे हैं, वो नाराज बताए जा रहे हैं। नाराजगी की वजह क्या है, ये भी वो साफ कर सकते हैं। अभिषेक जुड़े हुए हैं। अभिषेक, ये देखिए, अब इसी से जुड़ा हुआ मामला है जितिन प्रसाद का भी। अभी नवनिर्वाचित मंत्री हैं, नाराजगी अभी से शुरू हो गई है और मुलाकात सीधे अमित शाह से। देखिए बिल्कुल, और जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि जितिन प्रसाद को लेकर के शुरुआती तौर से लेकर अभी तक सरकार को बने हुए 100 दिन का एजेंडा रखा गया था, उन्होंने अपनी उपलब्धियां गिनाई थी, लेकिन 100 दिन पूरे हुए नहीं कि एक बड़ा मामला सामने आया है जहां पर ऐसे कई ट्रांसफर्स किए गए जिसमें अनियमितता सीधे तौर पर दिखाई गई। जो जीवित नहीं उनके ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, जो उस विभाग में नहीं उनके ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। और यही नहीं, जिस तरीके से उनके सचिव पर, उनके ओएसडी पर यह आरोप भी लगा कि जिस तरीके के पैसे का भी लेन देन हुआ और उस पर जांच जब बैठाई गई तो जांच में एक निलंबन हुआ। और यही नहीं, बाकी भी लोगों को निलंबित किया गया। लेकिन जितिन प्रसाद दिल्ली पहुंचते हैं और सीधे तौर पर बताया जा रहा है कि वो गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे, वहां अपना पक्ष रखेंगे और उनकी तरफ से भी बात कही जा रही है कि वो भी नाराज हैं क्योंकि आप अधिकारी उनकी भी नहीं सुन रहे। अभिषेक, इस तमाम जानकारी के लिए आपका एक और बड़ी खबर का रुख करना होगा। हरियाणा के नूह में माइनिंग माफिया के हौसले इतने बुलंद हुए कि एक डीएसपी को डंपर से कुचल डाला। वारदात के दूसरे दिन तक ड्राइवर क्लीनर को पकड़ लिया गया है। मुठभेड़ के बाद दोनों पुलिस की गिरफ्त में तो आ गए, लेकिन सवाल सरकार और सिस्टम से पूछे जा रहे हैं। आखिर खनन माफिया की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि एक डीएसपी को फर्ज के रास्ते में कुचल दिया गया, और कैसे सरकार के मंत्रियों के बयानों में सिस्टम से सवाल के जवाब नहीं दिख रहे हैं। डीएसपी विश्नोई 3 महीने बाद रिटायर होने वाले थे और इससे पहले ही उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। सरकार ने मदद के नाम पर खजाना तो खोल दिया, लेकिन माफिया पर करारी चोट का क्या होगा। डीएसपी अवैध खनन की जांच कर रहे थे और रास्ते में आने पर माफिया ने उन्हें ही मार डाला। माफिया की हिम्मत देखिए, सीधा डंपर ही ऊपर चला दिया। डीएसपी के ड्राइवर और गनमैन ने गाड़ी से कूदकर जान बचाई। पत्थरों से लदा ट्रक, ड्राइवर तक हथियार से लैस थे और पकड़े जाने के डर से नियमों को पहिए तले रौंदते हुए आगे बढ़ते गए। इस खबर से दहलना लाजमी है क्योंकि ये कोई मामूली बात नहीं है। हरियाणा पुलिस के डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी डीएसपी को खनन माफिया ने डंपर से कुचल दिया। इस खबर से दहलना लाजमी है क्योंकि एक डीएसपी पर खनन माफियाओं ने बेखौफ डंपर चढ़ा दिया। इस खबर से दहलना लाजमी है क्योंकि हरियाणा में डीएसपी की दर्दनाक मौत बहुत बड़े अपराध की तरफ इशारा कर रही है। ऐसा माफिया जो अब बेकाबू हो चुका है, जिसके दिल में न पुलिस का खौफ है न सरकार का डर, तभी तो डीएसपी पर डंपर चढ़ा दिया। इस वक्त हम लोग ठीक उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर एक डिप्टी एसपी को अपनी जान गंवानी पड़ी। खनन माफियाओं के डंपर के नीचे वो आ गए, उन्हें कुचल दिया गया। हम ऊपर से आपको इस पूरे इलाके को समझाने की कोशिश करते हैं। वहां जहां आप नीचे तमाम भीड़ आप लोगों की देख रहे हैं और जहां पर वो आप सड़क पे, जो सड़क जैसी हम कह सकते हैं कि बनाया गया है, जहां पे पत्थर पड़े हैं, वहीं पर डिप्टी एसपी को ट्रक ने कुचला, वहीं पर उनकी जान गई। और उसके बाद उस डंपर ने जो तमाम पत्थर उसने भर रखे थे वो सारा का सारा यहाँ पर गिराते हुए वो डंपर चालक यहाँ से मौके से फरार हो जाता है। फिलहाल पुलिस इसकी तलाश कर रही है, अब तक पुलिस उस तक नहीं पहुंची है। और ये दूसरी तरफ हम यहाँ पे आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर खनन किया गया है, किस तरीके से आप देखिए तमाम पहाड़ियां आपको यहाँ पर कटी हुई नजर आएंगी। हरियाणा के नूह जिले में डीएसपी सुरेंद्र सिंह खनन माफियाओं पर रेड मारने गए थे, लेकिन बदले में मिली मौत। वारदात के करीब 4 घंटे बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश में आसपास के गांवों को घेर लिया और नूह तावड़ू इलाके के पंचगांव में पुलिस ने एक एनकाउंटर किया, जिसमें डंपर के क्लीनर इकरार को पैर में गोली लगी और इकरार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस को पंचगांव की पहाड़ी में बड़े स्तर पर अवैध खनन की सूचना मिली थी। डीएसपी सुरेंद्र सिंह पुलिस टीम के साथ पहाड़ी पर रेड मारने पहुंचते हैं। पहाड़ी पर उन्हें अवैध खनन के बाद पत्थर ढोते हुए डंपर मिलते हैं। जैसे ही वो उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, माफिया उनके ऊपर डंपर चढ़ा देता है। बताया जाता है कि उस समय डीएसपी सुरेंद्र सिंह अपनी सरकारी गाड़ी के पास खड़े थे। डंपर की टक्कर से वो नीचे गिर गए और डंपर उनको रौंदता हुआ ऊपर से निकल गया। सुरेंद्र सिंह ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। जो है एक किस्म से नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट जो है, कानून व्यवस्था इतनी चरमरा गई है, हर आम आदमी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। कोई विधायकों का और उसका सवाल नहीं है। तो आज ना तो पुलिस सुरक्षित है इस प्रदेश में, ना विधायक सुरक्षित है, तो आम आदमी कैसे सुरक्षित रह सकता है। तो मेरा सरकार से यही है कि जो भी कदम सरकार को तुरंत उठाने चाहिए ताकि कानून व्यवस्था कायम हो और लोगों में एक विश्वास कायम हो सके। लोगों का विश्वास उठ चुका है। हम आपको बता दें कि डीएसपी सुरेंद्र सिंह का 3 महीने बाद रिटायरमेंट था। सुरेंद्र सिंह हिसार जिले के आदमपुर के रहने वाले थे। अप्रैल 1994 को हरियाणा पुलिस में एएसआई के पद पर भर्ती हुए थे। हरियाणा सरकार ने डीएसपी सुरेंद्र सिंह के परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा और परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है। ये बहुत एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि हमारा एक वीर डीएसपी ऑफिसर और खान माफिया के लोगों ने उसके साथ घटना की, ट्रक चढ़ा दिया, यानी उनकी मृत्यु हो गई है। बहुत ही एक इस घटना की निंदा करता हूँ और हम लोगों ने विचार किया है कि ये जो खान माफिया के लोग हैं, इनको हर कीमत पर इनको निष्फल करेंगे, इनको अपने सारे सिस्टम को मजबूत करके उनको पकड़ेंगे। हम आपको बता दें कि अरावली की पहाड़ियों पर बड़े स्तर पर अवैध खनन किया जा रहा था। प्रशासन ने इस पर रोक लगाने के लिए 3 जून को ही उपमंडल स्तर पर एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया था, जिसमें कई विभाग के अधिकारी शामिल थे। डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई को भी कमान दी गई थी, लेकिन डीएसपी सुरेंद्र ने अवैध खनन को रोकने की कोशिश की तो उन्हें मिली मौत। चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ हिमांशु मिश्रा, नूह आज तक। वहीं डीएसपी के मर्डर पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में ठन गई है, क्योंकि विपक्ष ने कानून व्यवस्था को लेकर मनोहर लाल की सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। अपने सारे सिस्टम को मजबूत करके उनको पकड़ेंगे। जहां जहां खान का एरिया है, माइंस के एरिया का, हम उसके पास माइंस डिपार्टमेंट की चौकी बनाएंगे। उनके परिवार के प्रति हमारी सहानुभूति है, उनको श्रद्धांजलि भी अपने ओर से हमने दी है और घोषणा की है कि उनके परिवार को एक किसी भी नौकरी करने लायक जो भी कोई सदस्य होगा उसको नौकरी दी जाएगी और 1 करोड़ रुपए की राशि सरकार की ओर से अथवा एचडीएफसी बैंक की ओर से अथवा पुलिस की सहायता की ओर से, सबकी ओर से मिला करके 1 करोड़ रुपए की राशि का उनको सहायता करने का निर्णय हमने लिया। हरियाणा में माइनिंग माफिया का गठजोड़ सीधे सीधे भाजपा जजपा सरकार से है। यमुनानगर में यमुना पर अवैध पुल बार बार बनाकर यमुना के सैंड का, खनिजों की माइनिंग का मामला हो, जिस पर पिछले 8 साल से सरकार ने आंख मूंद रखी है, भिवानी में, डाडम में इलीगल माइंस का मामला हो और अब नूह में एक डीएसपी की दर्दनाक हत्या माइनिंग माफिया के बदमाशों, गुंडों और कातिलों द्वारा की गई हो। खट्टर सरकार को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। सीधे सीधे सरकार में बैठे सफेद पोशों अधिकारियों का गठजोड़ हरियाणा के माइनिंग माफिया से है। और मेरे सहयोगी हिमांशु मिश्रा इस तमाम जानकारी के साथ सीधे नूह से ही जुड़ गए हैं। देखिए हिमांशु, नूह तो जाना जाता है इस तरह की अवैध माफिया खनन के लिए, और साथ ही क्या खट्टर सरकार आंख मूंद कर बैठी हुई थी और इंतजार कर रही थी कि किसी काबिल अफसर की बलि हो, उसके बाद एक्शन लिया जाए? देखिए, जिस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ तो सवाल तो कई खड़े होंगे ही। सबसे पहले ये मैं आपको डंपर यहाँ पर दिखा रहा हूँ जो यहाँ के सिटी थाने में खड़ा है। आप देखिए, ये डंपर जब भी चलता होगा तो रोड पे ही चलता होगा, लेकिन आगे का आप ये नंबर प्लेट देखिए। यही जो पर्सनल स्टाफ था डिप्टी एसपी का जो मौके पे साथ, उसने इतना ही नंबर वो लिखवा पाया था, वो भी कंप्लीट नहीं है। मैं पीछे की तरफ लेके चलता हूँ नेहा और आपको दिखाता हूँ कि क्या कंडीशन है इस डंपर की पीछे की तरफ, जो दोनों जहां पर नंबर प्लेट
लगे होने चाहिए। तो आप ये देखिए वहां पर किस तरीके की सफेद सिर्फ तख्तियां सी टंगी हुई हैं जिन पे कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है। यानी ये जो डंपर है ये सड़क पर चलता होगा, कोई भी अगर अवैध खनन या माइनिंग होती है तो उसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो जगह जगह पर बैरिकेडिंग हमने इन इलाकों में देखी है। तो क्या कभी पुलिस ने ऐसे ट्रैक करने की कोशिश नहीं की? आखिर किस तरीके से उस इलाके में ये पूरे अवैध कारोबार को अंजाम दिया जा रहा था? क्या पुलिस ने उस पर कोई पहले रिपोर्ट नहीं तैयार की? हालांकि कई मामले ऐसे दर्ज हुए हैं पिछले कुछ समय में, जब से पूरी तरीके से बैन किया गया है इस इलाके में खनन को, उसके बाद से बहुत सारे मामले दर्ज हुए हैं, लेकिन कोई इस तरीके की कभी ये नहीं कहा गया कि पूरी तरीके से इस पे बैन लगा हो या रोक लगी हो। छिटपुट घटनाएं लगातार होती रही हैं जिसमें आसपास के जो लोग हैं जो वो लगातार वहां से खनन का काम करते रहे और छिपछिपाकर वो अपना रोजगार अपना धंधा चलाते रहे। पुलिस के साथ उनकी इस तरीके से जब डिप्टी एसपी को जो जानकारी मिली है, जब डिप्टी एसपी को जानकारी मिली तो वो तुरंत अपने पर्सनल स्टाफ के साथ ही अपनी सरकारी गाड़ी से जब वो मौके पे पहुंचते हैं तो इस बात का भी अंदेशा है, क्योंकि जब भी इस तरीके की किसी खनन को अंजाम देते हैं ये, तो पहाड़ी जो उस इलाके की सबसे ऊंची पहाड़ी होती है वहां पर उनका कोई शख्स बैठा होता है जो पहले ही इन्फॉर्म कर देता है उस इलाके में अगर कोई गाड़ी एंटर करती है दूर से ही कि कोई ऐसी गाड़ी आ रही है, पुलिस की गाड़ी आ रही है, अनजान गाड़ी आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका हिमांशु। और अब अगली खबर का रुख करेंगे, बात करेंगे शिवसेना के झगड़े की, क्योंकि शिवसेना पर कब्जे की लड़ाई में आज शिंदे ग्रुप ने अहम कदम उठाया है। शिंदे ग्रुप ने चुनाव आयोग को चिट्ठी भेजकर नई कार्यकारिणी के गठन की जानकारी दी है। चिट्ठी में कहा गया है कि शिवसेना नेताओं का बहुमत उनके साथ है। उद्धव कैंप पहले ही कैविएट चुनाव आयोग में दाखिल कर चुका है। तो कब्जे की जंग में शिंदे गुट का ये बड़ा कदम, ये चिट्ठी ऐसे वक्त सामने आई है जब आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। उद्धव खेमे से अलग हुए 39 विधायकों को अयोग्य ठहराने की अर्जी पर मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस कृष्णा मुरारी और जस्टिस हेमा कोहली की बेंच सुनवाई करेगी। खास बात यह है कि शिंदे खेमे ने भी अर्जी लगाई है, दोनों पर आज ही सुनवाई की जाएगी। उद्धव खेमे को जैसे ही बगावत की खबर मिली थी वैसे ही उद्धव खेमे ने शिंदे को विधायक दल के नेता पद से हटाकर अजय चौधरी को विधायक दल का नेता बना दिया था। वहीं भरत गोगावले को चीफ विप से हटाकर सुनील प्रभु को चीफ विप बनाया गया था। विधानसभा के नए स्पीकर राहुल नरवेकर ने भी भरत गोगावले को चीफ विप के रूप में मान्यता दे दी। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले उद्धव खेमे के सांसद भी टूट गए हैं। शिवसेना के 12 सांसद शिंदे खेमे में आ गए हैं और राहुल शिवाले को शिवसेना के सदन के नेता के रूप में स्पीकर ने मान्यता भी दे दी है। संजय शर्मा जुड़ गए हैं। संजय, सुनवाई कब शुरू होनी है? और जिस तरीके से संजय राउत इतने कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे, उनका कहना था कि ना शिंदे रहेंगे ना बागी विधायक रहेंगे। फिलहाल अभी तो 2 मोर्चों पर लड़ाई चल रही है, एक तो सुप्रीम कोर्ट में और दूसरे निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग में पहले ही ठाकरे ग्रुप को ये आशंका थी कि शिंदे गुट वहां पर पार्टी पर कब्जे की कोशिश कर सकता है, लिहाजा उन्होंने पहले ही चिट्ठी भेज दी थी कि अगर इस पर ऐसी कोई याचिका आती है पार्टी पर दावा की तो हमें भी सुना जाए और हमें सुने बिना किसी तरह का कोई उसमें फैसला ना ले निर्वाचन आयोग। सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले की सुनवाई है जिसमें दोनों ग्रुप की तरफ से याचिकाएं दायर की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट में लग रहा है कि 11 बजे के आसपास ये मामला आना चाहिए। हालांकि सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है क्योंकि कोर्ट में किसी मामले के लिए कोई समय तो तय होता नहीं है और ये भी नहीं होता किस मामले के लिए कितना अधिकतम समय दिया जाएगा, तो ये कहना बहुत मुश्किल होता है। इसमें सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोर्ट में ये मामला लगभग 11 साढ़े 11 बजे आ सकता है। इसके साथ ही जिस तरीके से 2 याचिकाओं पर सुनवाई होनी है, कितना लंबा वक्त जिरह में लग सकता है? क्योंकि बहुत सारी पेचीदगियां हैं निर्वाचन को लेकर, अयोग्यता को लेकर, ये तमाम पेचीदगियों के बीच लगभग कितना वक्त? आज कुछ फैसला आएगा भी या माने कि अभी इसमें लंबा वक्त लगेगा? नहीं, इस तरह के मामलों में एकदम अचानक से फैसला नहीं आता है। कोई बेल पिटीशन नहीं है कि बेल दी जाए या नहीं दी जाए, इस पर फैसला कर लिया जाए। ये मामला बहुत लंबा सुनने लायक है क्योंकि सारे पक्षकार इसमें लंबी जिरह करते हैं और सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का जिक्र करते हैं, इससे पहले जो परिस्थितियां आई हैं उसके बारे में बताते हैं। तो जाहिर है कि एक पक्ष अगर मान लीजिए 1 घंटा भी लेता है और जिसके की उम्मीद कम है क्योंकि कई वकील एक पक्ष की तरफ से कई वकील हैं जो अपनी अपनी तरफ से दलीलें उसमें पेश करेंगे, एक दूसरे से अलग पहलुओं को वो कवर करेंगे। तो ऐसे में उम्मीद तो बहुत कम लगती है कि आज कोई फैसला आएगा, लेकिन आज आदेश क्या आता है
इस पर देखना ठीक है, होगा। मैं लौटूंगी कि आपके क्या पास। देव status कोटक पर मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं सीधे मुंबई से। देव, देखिए यहाँ पर शिंदे खेमा भी शांत नहीं रहने वाला है। शिंदे ग्रुप की ओर से भी शेयर मात का खेल लगातार चल रहा है और इसको काउंटर करने के लिए उद्धव भी अपनी ओर से पूरा दम लगा रहे हैं। लेकिन आज सुनवाई के बीच उद्धव खेमे में किस तरह की हलचल है? जी, आपको साफ तौर पर बता दें कि उनकी जो कैंप है, जो गुट है उद्धव ठाकरे का, शिवसेना के बाकी लोगों के साथ मिलकर आज मीटिंग जरूर करेंगे। ऐसी भी संभावना है कि वो सेना भवन आएंगे। फिलहाल हम संजय राउत, जो कि शिवसेना के राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनके घर के बाहर मौजूद है। वो भी दिल्ली गए हैं कुछ चीजों पर विचार विमर्श करने के लिए, और ये सुप्रीम कोर्ट में मैटर कितने बजे आएगा ये भी हमें थोड़ी समय में पता लग पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिमाग में एक टेंशन जरूर है कि अगर ये फैसला उनके फेवर में नहीं गया तो क्या, क्योंकि ये डिस्क्वालिफिकेशन वाला मैटर है जो शिवसेना पहले से कह रही है कि होना चाहिए। तो ये जो थ्री जस्टिस का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच उस जो बनाया गया है, जिसमें भारत के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस हिमा कोहली और कृष्णा मुरारी आज बैठेंगे, तो हमें देखने को मिलेगा कि किस तरह की दलीलें हो रही है। और वो चाहेंगे कि जो चीन को लेकर जो सारी लड़ाई है उसके बारे में भी बातचीत होगी सुप्रीम कोर्ट में, उस पर दलीलें सुनी जाएगी। और साफ तौर पर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण बात यही होगी कि जो मेन मुद्दा है उसको लेकर, डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर सारी आर्ग्यूमेंट्स आज पेश की जाएगी सर्वोच्च न्यायालय में। देव कोटक, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे बागी गुट पर बरसे। उन्होंने कहा कि बगावत से ठाकरे परिवार के प्रति बागी विधायकों की घृणा और जलन खुलकर सामने आ गई है। आदित्य ने बागियों के लिए गद्दार शब्द का प्रयोग करते हुए यह कहा कि गद्दार चले गए हैं और असली शिव सैनिक हमारे साथ हैं। हम लोग डर से नहीं, प्यार से जीतने वाले लोग हैं। आप देख रहे हो सभी का प्यार और आशीर्वाद, जनता का, आम जनता का, वो हमारे साथ है। विधायक हो या सांसद हो, गए वो गए, गद्दारी की उन्होंने, वो उनके अभी माथे पे लेके घूमेंगे कि वो गद्दारी है। राष्ट्रवादी के ऊपर ब्लेम दिया जा रहा है कि राष्ट्रवादी के साथ युति की, इसके लिए छोड़ के गए, खुद के एम्बिशंस के लिए, और जो कुछ छुपाना था इसलिए गए हैं। जो गद्दार होता है वो गद्दार ही रहेगा। तो आदित्य ठाकरे ने आज बागी गुट को गद्दार करार दिया। शिंदे गुट के राहुल शेवाले क्या सोचते हैं ठाकरे परिवार के बारे में, सुनिए। नेता देखिए, शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव जी भी है, लेकिन यहाँ पे शिवसेना प्रमुख अभी भी उद्धव जी हैं, अभी है, लेकिन शिवसेना की आपके नेता भी हैं वो नहीं, वो सभी के नेता है, पूरे महाराष्ट्र के नेता है। आप महाराष्ट्र के हर एक मराठी आदमी के नेता है। यहाँ पे कल ही शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुई। उस कार्यकारिणी में महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब को मुख्य नेता चुना गया है। तो उस कार्यकारिणी के माध्यम से अभी भविष्य में निर्णय लेके जाएंगे। लेकिन आपको सभी को बताता हूँ, हम सभी वंदनीय शिवसेना प्रमुख जी के विचारों से एक होकर काम करने वाले हैं और सभी एक है। नहीं, क्योंकि ये चर्चा दिल्ली में है कि क्या एक बार फिर उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे साथ में आ सकते हैं, और आप क्या उसी दिशा में जा रहे हैं या नहीं कि एक बार फिर शिवसेना और बीजेपी साथ में आ जाए? नहीं, आप चाहते हैं कि सभी महाराष्ट्र की हर जनता चाहती है कि हम सब एक साथ में आना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से मैंने आपको मेरे अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हम सभी सांसदों ने बहुत इसके प्रयास किए। आदरणीय उद्धव साहब के सामने ये सभी हमने प्रस्ताव रखे, लेकिन दुर्भाग्य से दुर्भाग्यपूर्वक ये कहना चाहता हूँ कि उद्धव साहब की माध्यम से जो हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। तो सुप्रीम कोर्ट में आज ये सुनवाई होनी है जो शिवसेना को लेकर द्वंद्व मचा हुआ है। शिंदे कैंप और उद्धव कैंप में शिंदे गुट को विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिका पर आज सुनवाई होगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट में उद्धव और एकनाथ शिंदे दोनों खेमों की दाखिल याचिका पर आज जिरह की जाएगी। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस कृष्णा मुरारी, जस्टिस हिमा कोहली की बेंच में यह सुनवाई होनी है। शिंदे गुट को विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिका पर भी आज ही सुनवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में उद्धव और एकनाथ शिंदे दोनों खेमों की ओर से ये दाखिल याचिका है, जिसमें प्रमुख तौर पर अयोग्य करार देने वाली याचिका पर आज जिरह होगी। बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा में डीएसपी को कुचलने जैसी घटना रांची में भी सामने आई है। रांची के तुपुदाना में 2018 बैच की महिला दरोगा को वाहन चेकिंग के दौरान एक पिकअप वैन चालक ने कुचलकर मार डाला। घटना बुधवार के सुबह लगभग 3 बजे की है।
टक्कर इतनी भीषण थी कि दारोगा संध्या टोपनो की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पिकअप वैन का चालक वाहन लेकर फरार हो गया है। पुलिस चालक की तलाश में जुट गई है और आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। लेकिन ये बेहद सनसनीखेज मामला अब रांची से आया है, जहां पर महिला अधिकारी को कुचलकर मार डाला गया है। महिला पुलिस अधिकारी को एक पिकअप वैन ने कुचल दिया जब वो चेकिंग कर रही थी। रांची की ये घटना है, रांची की वारदात, जहां पर अब ये पिकअप वैन चालक फरार है और पुलिस इसकी तलाश कर रही है। सत्यजीत कुमार मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हैं। सत्यजीत, विस्तार से बताइए घटना और साथ ही पुलिस के पास क्या सबूत लगे हैं इस वैन चालक को लेकर, कब तक उस तक पहुंचा जा सकेगा, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज भी है। देखिए, बिल्कुल पुलिस का यह दावा है कि जल्द ही जो पिकअप वैन चालक है या फिर जिस वाहन से धक्का लगा है उसको उसके चालक को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन ये घटना जो है सुबह 3 बजे के आसपास की है और ये बताया जा रहा है कि वाहन चेकिंग हो रही थी, उस दौरान ही रन ओवर की बात आ रही है। हालांकि सिटी एसपी अंशुमन ने एक्सक्लूसिवली जो आज तक से बातचीत की है, उन्होंने कहा है कि संध्या टोपनो जो सब इंस्पेक्टर थी वो अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी मौत हो चुकी है और पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुकी है। अभी जो है साक्ष्य को खंगाला जा रहा है, क्योंकि पहले सुबह ये मामला हुआ था। अभी सब कोई बड़े अधिकारी जो है वो कुछ लोग जो है पहुंचे हैं, बाकी लोग जो है इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुका है और मर्डर के एंगल से प्रूव किया जाएगा। इट सीम्स लाइक मर्डर, ये उनका वर्ड था, और इट कैन बी अ मर्डर, ये उनका कहना था। तो उसके हिसाब से अब जो है तफ्तीश पुलिस आगे शुरू कर रही है। प्राइमरी जानकारी यही है। बाकी जो वाहन चालक है उसको जब गिरफ्त में लिया जाएगा तो ये देखा तब ही पता चलेगा कि ये डेलिबरेटली किया गया था या फिर वाहन चेकिंग के दौरान अगर कागज नहीं थे उससे बचने के लिए किया गया था। लेकिन ये दूसरी घटना है झारखंड के अंदर। इसके पहले जज हत्याकांड भी यहाँ हुआ था, जब ऑटो जो है एक जज जो मॉर्निंग वॉक से वापस जा रहे थे उनको डेलिबरेटली पीछे से जाकर धक्का मारता है और उनकी मौत घटनास्थल पे ही हो जाती है। तो ये दूसरी घटना जो है 2 साल के अंदर, ठीक 1 साल ये सीम्स लाइक मर्डर वाला ये फ्रेज क्यों सामने आया है? ये अब उसी हिसाब से इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। एसपी ने ये कहा कि सिटी एसपी अंशुमन कुमार ने कि अभी ऐसा ही लग रहा है क्योंकि हम लोग जो है मर्डर के एंगल से इस मामले को देख रहे हैं। बाकी जब उसको पकड़ा जाएगा, जो भी कल्प्रिट है उसको पकड़ा जाएगा, उसकी बयान दर्ज होगी, बाकी लोगों के बयान जो आसपास के लोग हैं उनको दर्ज किया जा रहा है। तो अभी कंक्लूजन पे जंप नहीं किया सकता, लेकिन अभी जो है पुलिस इसे मर्डर ही मानकर चल रही है, ये उनका साफ तौर से कहना था। नेहा। सत्यजीत, जिस तरीके से प्राथमिक जानकारी सामने आ रही है, 3 बजे ये चेकिंग सुबह के वक्त की जा रही थी। सीसीटीवी फुटेज भी अब हम देख पा रहे हैं। कौन सी वो पिकअप वैन थी जो अब इस कैमरे में कैद हो चुकी है, नंबर प्लेट भी होगी, जाहिर तौर पर रजिस्ट्रेशन से तमाम चीजें सामने आएंगी। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार इस दौरान क्या हुआ, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि ये महिला अधिकारी वहां पर अकेले मौजूद थी। प्रत्यक्षदर्शी क्या कह रहे हैं? देखिए, प्रत्यक्षदर्शियों का बयान दर्ज किया जा रहा है। अब सुबह 3 बजे का वक्त था। अब वहां उस वक्त जो लोग रहे होंगे उनको पुलिस जो है बुला रही है, उनसे जो है बातचीत हो रही है। बाकी जो है घटनास्थल पे सुबह जो है बहुत लोग मौजूद नहीं थे, लेकिन कुछ लोग जो दूध वाले होते हैं या बाकी लोग जो है अखबार वाले होते हैं या फिर उस रास्ते पे जो गाड़ियां चल रही है और वो जिनकी गाड़ियां जो है सीसीटीवी में कैद हुई होगी, उन तमाम लोगों को बुला के पूछा जाएगा कि आपने क्या देखा और किस तरह से ये घटना घटी, या उस वक्त बाकी के जो व्हीकल्स रहे होंगे उसको भी खंगाला जा रहा है। अलग अलग एंगल से जो सीसीटीवी लगे हुए हैं उसके फुटेज को खंगालेगी और पुलिस जो है तफ्तीश में जुट गई है। और पुलिस को ये भरोसा ही नहीं, साफ तौर से पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी जोन था, कई जगह पे सीसीटीवी लगा हुआ है, तो हम लोग बहुत जल्दी क्रैक करेंगे। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भारी बारिश, डोडा में फ्लैश फ्लड। डोडा में फ्लैश फ्लड की वजह से तबाही, मलबे की चपेट में आए घर। फ्लैश फ्लड से स्कूल की इमारत को नुकसान, पूरे इलाके में फैला है मलबा। देहरादून में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, माल देवता में फिर से भूस्खलन जैसे हालात। मौसम विभाग का अलर्ट, देहरादून सहित 7 जिलों में हो सकती है भारी बारिश। मध्य प्रदेश के उज्जैन में उफान पर शिप्रा नदी, मूसलाधार बारिश के बाद
बाढ़ में डूबे कई मंदिर। मंदिरों के डूबने से श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए रोका गया। पुजारी बोले, कई सालों बाद देखी ऐसी आसमानी आफत। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में तिब्बत सीमा से सटे इलाकों में बाढ़ से लोगों के घरों और बागीचों को भारी नुकसान। किन्नौर में नदी नाले उफान पर। चांगो गांव में खांगो गोम्पा फुटब्रिज बहा, मलबा आने से घरों को पहुंचा नुकसान। हिमाचल के कांगड़ा में बारिश के बाद बर्बादी का मंजर। खोली इलाके में बारिश और बाढ़ के बाद तबाही। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बाढ़ का हाहाकार। रिहायशी इलाकों में घुसा कई फीट तक पानी। चंद्रपुर में नदी और गली में खत्म हुआ फर्क। 4 से 5 फीट तक पानी भरने से घरों में कैद होने को मजबूर लोग। चंद्रपुर में एनडीआरएफ की टीम बनी देवदूत। लोगों को घरों में पहुंचाया जा रहा है जरूरी सामान। निचले इलाकों में लोगों का पलायन जारी। महाराष्ट्र के वर्धा में बाढ़ से बर्बादी। हिंगन घाट इलाके में लगातार बारिश के बाद बिगड़े हालात। अमरावती में लगातार बारिश से गिरा घर। चांदूर बाजार तहसील में दीवार और छत गिरने से मां बेटी की दर्दनाक मौत। 3 लोग गंभीर रूप से घायल। लगातार बारिश के बाद महाराष्ट्र के चंद्रपुर के तेलंगाना का संपर्क टूटा। 13 जुलाई से बंद है स्टेट हाईवे। बाढ़ की जद में आया वर्धा नदी पर बना पुल। इराई डैम के सातों दरवाजे खोलने से वर्धा नदी में आई है बाढ़। आवाजाही बुरी तरह से प्रभावित। तेलंगाना और महाराष्ट्र जोड़ने वाले स्टेट हाईवे पर 6 दिन से फंसी थी हजारों गाड़ियां। ट्रैफिक क्लियर होने में लगे 2 दिन। तीसरे दिन भी अकोला और अमरावती में धुआंधार बारिश। पूर्णा नदी का दिख रहा है रौद्र रूप। हैदराबाद दिल्ली नेशनल हाईवे पूरी तरह से बंद। वर्धा में बाढ़ के चलते निचले इलाकों में डूबने का खतरा बन रहा है। एसडीआरएफ ने किया हिंगन घाट से 479 परिवारों का रेस्क्यू। महाराष्ट्र के वाशिम जिले में लगातार बारिश से बड़ी मुसीबत। सड़क पर सैलाब के बीच चल रही हैं गाड़ियां। वाशिम जिले के कारंजा शहर में 2 दिन से भारी बारिश। वानीपुरा और बीबी साहब इलाके में लोगों के घरों तक गिरी दीवार। दादर नागर हवेली में लहरों का दिखा रौद्र रूप। लहरों के टकराने का वीडियो आया सामने। दादर नागर हवेली में एक शादी समारोह में लहरों ने डाला खलल। 25 फीट ऊंची लहरों से बाल बाल बचे लोग। एक सप्ताह बारिश नहीं होने पर बांदा को सूखाग्रस्त घोषित किया गया। डीएम ने की बैठक। नहर से तालाब में पानी भेजने का फरमान। गुजरात में बारिश की मुसीबत बरकरार। अगले 24 घंटे तेज बरसात का अनुमान। अहमदाबाद में बारिश के बाद शहर में जल जमाव। पौष इलाकों में भर गया है पानी। गुजरात में बाढ़ और बारिश में अब तक 70 की गई जान। नवसारी वलसाड जिले बुरी तरह से प्रभावित। गुजरात के खेड़ा जिले में नाडियाड में भारी बारिश। कई अंडरपास और सड़क पर जल जमाव। अलर्ट के बीच सूरत पुलिस ने दामस और सुबली बीच को फिलहाल पर्यटकों के लिए किया बंद। गुजरात में भारी बारिश से फसलों को नुकसान। नवसारी में बाढ़ प्रभावित इलाकों में 100 करोड़ से ज्यादा की फसल का नुकसान। सर्वे में नवसारी जिले के 387 गांव बाढ़ से प्रभावित। करीब 7000 हेक्टेयर जमीन पर आसमानी आफत। नदी किनारे बसे 123 गांव में ज्यादा तबाही। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में बारिश से आफत। मोहनपुरा डैम का जलस्तर बढ़ा। उत्तराखंड के चमोली में बारिश से बर्बाद हुआ पंचखाली मोटर मार्ग। 13 दिन बाद भी बाधित। लोगों को हो रही है काफी मुश्किल। उत्तराखंड के बागेश्वर में बारिश के बाद लैंडस्लाइड। कपकोट में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की सुरंग के ऊपर जमीन धसी। पानी के रिसाव से दहशत। एमपी के बैतूल में जान जोखिम में डालकर उफनती नदी का पुल पार कर रहे हैं लोग। लगातार बारिश के बाद बाढ़ का खतरा मंडराया। बैतूल में स्कूल के बच्चे उफनती नदी पार करने को मजबूर। हादसे की आशंका के बीच एसपी ने कहा पुलिस के जवान होंगे तैनात। कर्नाटक के मैंगलुरु में हाईटाइड में बह गया पनाबुर बीच। तट के किनारे लगे टेंट भी बहे। महाराष्ट्र के ठाणे में भादसा नदी के किनारे सैंडल साफ करते नदी में बही महिला। लाइफगार्ड ने बचाई महिला की जान। बद्रीनाथ धाम में मूसलाधार बारिश। अलकनंदा नदी का बढ़ा जलस्तर। प्रशासन की एडवाइजरी मौसम देखकर करे यात्रा। संसद में चर्चा न हो, संसद की कार्रवाई स्थगित हो, इसके रचनाकार राहुल गांधी से आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूछना चाहेंगे कि आपने अपने संसदीय इतिहास में लोकसभा में कितने प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस किए?
जिन्होंने अमेठी के सांसद होने के नाते आज तक अमेठी के सांसद के नाते एक प्रश्न न किया हो, जिन्होंने अमेठी छोड़कर वायनाड जाने के बाद 2019 के शीतकालीन सत्र में 40% से भी कम की अटेंडेंस रखी हो, जिनका पूरा राजनीतिक जीवन संसदीय परंपराओं का अपमान करते बीता हो, आज वो संसदीय कार्रवाई, संसद में डिबेट, संसद में डिस्कशन ना हो, इसके लिए अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। भारत की संसद भारत की अपेक्षाओं का, आकांक्षाओं का प्रतीक है। भारत की जनता ये चाहती है कि संसद में उन विषयों पर, मुद्दों पर चर्चा हो। देश के स्टार्टअप सेक्टर की समस्या सुलझने का नाम नहीं ले रही है। छटनी के बाद भी खर्चों में कमी करने में असफल ये सेक्टर अब कई और तरह के रास्तों को आजमाकर मुनाफे में आने के लिए संघर्ष कर रहा है। मार्केटिंग खर्च में कमी के साथ ही सैलरी कट्स अब स्टार्टअप्स की लिस्ट में मुनाफा हासिल करने का अगला कदम होगा। आसान फंडिंग के बंद होने के बाद स्टार्टअप्स को अब छटनी के साथ ही खर्च घटाने के दूसरे तरीकों पर भी काम करना पड़ रहा है। मुनाफे का इंतजार कर रहे निवेशकों के सब्र टूटता देख स्टार्टअप्स ने मार्केटिंग पर खर्च घटाना शुरू कर दिया है। प्रमोटर्स और कंपनी के बड़े अधिकारी सैलरी कट को राजी हो गए हैं। कर्मचारियों को मिलने वाले कई तरह के भत्ते बंद कर दिए गए हैं। दरअसल कोरोना काल में अपनी चमक बिखेरने वाले इस सेक्टर को अचानक से इस साल नजर लग गई है। इसकी वजह है निवेश में आई कमी। भारतीय स्टार्टअप्स कंपनियों को अप्रैल-जून तिमाही के दौरान मिलने वाला निवेश 40% घटकर 6.8 अरब डॉलर रह गया। भू राजनीतिक संकट की वजह से स्टार्टअप कंपनियों को मिलने वाले निवेश में कमी आई है। PwC इंडिया की रिपोर्ट स्टार्टअप डील ट्रैकर अप्रैल-जून तिमाही के मुताबिक शुरुआती फेज के सौदों में कुल मिलाकर 60% से ज्यादा का औसत आकार $50 लाख रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसके पहले लगातार 3 तिमाहियों में 10 अरब डॉलर से ज्यादा रकम भारतीय स्टार्टअप्स ने जुटाई थी। रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुस्ती, तकनीकी शेयर मूल्यांकन में कमी, महंगाई और भू राजनीतिक संकट को स्टार्टअप्स कंपनियों के निवेश में गिरावट के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। हालांकि स्टार्टअप कंपनियों का मानना है कि छटने का मतलब ये नहीं है कि टेक कंपनियां हायरिंग नहीं कर रही हैं। ऐसे प्रचार करके बहुत गलत धारणा बनाई जा रही है। स्टार्टअप्स का कहना है कि हर कंपनी में छटनी नहीं हो रही है। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक 2020 से अब तक स्टार्टअप्स ने 23,542 कर्मचारियों को निकाला है। इसमें से करीब आधी नौकरियां यानी 11,098 इस साल गई हैं। वहीं दुनिया भर के 924 स्टार्टअप्स में कोरोना काल से अब तक करीब 1,46,000 कर्मचारियों की छटनी की गई है। लेकिन टीम लीज की एक रिपोर्ट अब कुछ उम्मीद की किरण भी दिखा रही है। इसमें दावा किया गया है कि जुलाई सितंबर तिमाही के बीच भारत में 62% स्टार्टअप्स हायरिंग के लिए तैयार हैं। ये आंकड़ा 2021-22 में अक्टूबर दिसंबर में 57% स्टार्टअप्स की हायरिंग से भी ज्यादा है। ऐसे में जानकारों का मानना है कि स्टार्टअप्स मुनाफा कमाने के लिए हर तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन छटनी को ज्यादा प्रचारित करके उनको संकट में होने का दावा किया जा रहा है। आजकल सुनने में आया है कि स्टार्टअप कंपनियां छटनी कर रही है लोगों की, सो उसको हम छटनी नहीं कह सकते हैं। वो मुझे लगता है कि 2 चीजों का मिक्सचर है। एक है एट्रिशन, जो लोग खुद अपने एस्पिरेशंस के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा है ये दिस इज मोर लाइक ए कलेक्शन रैली, वेयर जब स्टार्टअप शुरू हुए तो उन्होंने काफी लोगों को हायर किया और बाद में अब धीरे धीरे उनको अपने कोर कॉम्पिटेंसी पता लगी और कोर बिजनेस मॉडल पता लगा। उसके हिसाब से वो उन लोगों को रख रहे हैं जो कि कोर बिजनेस मॉडल से कॉम्पिटेंट है। ऐसे में अब देखना है कि किस तरह से ये तस्वीर साफ होती है और रोजगार की समस्या के समाधान के बड़े रास्ते के तौर पर देखे जा रहे स्टार्टअप अपनी कसौटी पर कितने खरे उतरते हैं। आज तक ब्यूरो।